आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रीच पे। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं एनएफसी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम केमिकल प्लांट ऑपरेटर के एडवांस टेस्ट के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपका जो एनएफसी का एग्जाम होने वाला है ना केमिकल प्लांट ऑपरेटर का, उस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपन उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि एक एंगस्ट्रॉम पे 10⁻⁻10 मीटर होते हैं तो आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रॉम के कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि क्वेश्चन पे भी बताए गए हैं। एक एंगस्ट्रॉम पे कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, हमें यह ज्ञात करना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या बोला है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम। अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, बस अपन कुछ नहीं किए, अपन उसे पलट रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए ना 10⁻⁻10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम, इतना आ गया। अब अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 मीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, मैं यही चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बटे 10⁻⁻10। इस तरह से आ जाएगा ना, इतना आप सभी लोग समझ गए ना। अपन क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे 10⁻⁻10 है ना, इसका अपन पक्षांतर कर रहे हैं, उस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या आया था, 1 मीटर बराबर, यहाँ पे आ गया था 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, इतना आया था। और आप सभी लोग को पता होगा कि जब घाते बटे पे रहती है और ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, इतना आ जाएगा ना। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे और यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि टिंडल प्रभाव इनमें से किस में नहीं होता है। तो आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव किस में नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, वास्तविक विलयन पे टिंडल प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की ठोस अवस्था पे जाने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि जब जल द्रव अवस्था में ठोस अवस्था पे जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कि जो बर्फ बनाने वाली ट्रे आती है उस पर अपन पानी भर देते हैं, ठीक है ना, और उसे अपन जब फ्रिज पे रख देते हैं, जो पानी रहता है ना बर्फ में बदल जाता है, यानी कि द्रव से सीधे ठोस अवस्था में बदल गया। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी आयतन बढ़ जाता है। बस क्वेश्चन पे यही बोला गया है, जल की ठोस अवस्था पे जाने पर उसकी आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यही होता है ना। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके बाद यहाँ पर इंटू रहेगा। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति, यहाँ पे आप लिख देते मीटर बटे सेकंड, ठीक है ना, यही हो गया। तो यहाँ पे आ गया कि संवेग का एसआई मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड।
कौन से ऑप्शन पे दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाली एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है, तो आपको बताना है कि यह 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो एनएफसी का केमिकल प्लांट ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है ना, उसके एडवांस टेस्ट पे हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, रेलगाड़ी का वेग यहाँ पे कितना बताया गया है? रेलगाड़ी का वेग यहाँ पे बताया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन पे यही बताया गया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पे क्या बोला है, 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, अपने को यहाँ पे बताना है। तो अपन को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समय कितना बताया गया है, यहाँ पे समय भी बता दिया गया है कि ये जो रेलगाड़ी है 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सॉरी यहाँ पे सेकंड है, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे सेकंड है। ठीक है ना। क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आपको बताना है कि यह 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे। तो दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, यही होता है ना। दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय होता है। तो यहाँ पे वेग कितना है गाड़ी का, गाड़ी का वेग यहाँ पे है 120 और समय कितना है 30 सेकंड है। लेकिन दोस्तों बस यहीं पे आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो समय है ना सेकंड पे दिया गया है, समय किस में दिया गया है, सेकंड पे दिए गए हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो है तो यहाँ पे घंटे पे दी गई है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटों पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो घंटों पे कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 30 पे 3600 का भाग दे देंगे, तो बस ये घंटे पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आज बारते हैं 36। तो 12 से 12 ये कट गए, यानी कि 30 सेकंड पे वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 ग्राम क्रिकेट की गेंद जो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 70 ग्राम की एक क्रिकेट की गेंद है जो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है, उसे खिलाड़ी 0.5 सेकंड पे रोक लेता है, तो खिलाड़ी द्वारा आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे गेंद का द्रव्यमान कितना बताया गया है, यानी कि गेंद का जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी बताई गई है, कितनी बताई गई है, 70 ग्राम बताई गई है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो क्रिकेट की गेंद है कितने ग्राम बताई गई है, 70 ग्राम बताई गई है। तो अपन इसे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है तो किस पे बताई गई है, न्यूटन पे बताई गई है, यानी कि स्टैंडर्ड मात्रक पे बताई गई है। तो ये ग्राम है ना, ग्राम को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम को अपन किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.07 किलोग्राम। ठीक ना। अपन द्रव्यमान जो था गेंद का 70 ग्राम, उसको अपन किलोग्राम पे कन्वर्ट कर लिए। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो कितने वेग से गति कर रही है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, यानी कि जो गेंद है उसका प्रारंभिक वेग कितना बताया गया है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से गेंद गति कर रही है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, खिलाड़ी उसे कितने सेकंड पे रोक लेता है, 0.5 सेकंड पे रोक लेता है, यानी कि यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी बताई गई है, 0.5 सेकंड यहाँ पे टी की वैल्यू बताई गई है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आरोपित बल क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन पे एफ की वैल्यू पूछ ली है। क्वेश्चन पे क्या बोल रही है, एफ की वैल्यू पूछ ली है। तो अपन यहाँ पे एफ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, आप सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू
त्वरण होता है। यही होता है ना, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे m की वैल्यू तो बताई गई है। m की वैल्यू कितनी बताई गई है, 0.07 यहाँ पे m की वैल्यू बताई गई है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे a की वैल्यू नहीं बताई गई है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी लोग मुझे बताएं कि गति का पहला समीकरण क्या होता है। तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at होता है। गति का पहले समीकरण यही होता है ना, v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू बटे टी बराबर a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग समझ गए ना। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f बराबर m इंटू ए। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f बराबर m इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी v माइनस यू बटे टी, यही आई थी ना, क्या आई थी, v माइनस यू बटे टी आई थी। अब आप सभी लोग को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे m की वैल्यू भी फाइंड है अपने को, u की वैल्यू भी फाइंड है और t की वैल्यू भी फाइंड है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप अपन आसानी से f की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको v की वैल्यू को नहीं बताया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे v की वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पे प्रारंभिक वेग पहले ही बता दिया गया है। जब प्रारंभिक वेग पहले बता दिया जाता है तो उस वाले केस पे v की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। जैसे कि यहाँ पे पहले वेग कितना बता दिया गया है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। यदि क्वेश्चन पे बता दिया गया है बहुत बात पे कि उसकी गति बाद में इतनी हो जाती है, तब वहाँ पे 0 न रख के अपन जो क्वेश्चन पे दी रहती है ना गति, उसी को यहाँ पे पुट करते हैं। लेकिन अंत पे तो कोई वैल्यू यहाँ पे बताई नहीं गई है, इसलिए अपन यहाँ पे v बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी दोस्तों, m की वैल्यू को मैंने बताया था, m की वैल्यू आ गई थी 0.07, इतनी आ गई थी। ठीक है ना, v की वैल्यू को तो अपन 0 माने हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी आई थी, u की वैल्यू आई थी 0.5, ठीक है ना, बटे t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.5, इतनी है ना। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे u की वैल्यू इतनी है और t की वैल्यू यहाँ पे इतनी है। और मैंने आपको बताया था v की वैल्यू यहाँ पर इस केस पे 0 रखेंगे। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा f बराबर 0.07 बटे 0.5 बटे 0.5। तो 0.5 से 0.5 ये कट गया, तो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी 0.07 न्यूटन, क्योंकि दोस्तों बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे बल कितना आ गया, बल आ गया 0.07 न्यूटन आ गया। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 1200 न्यूटन भार वाला ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड क्षेत्रफल पर स्थित है। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा आरोपित दाब कितना होगा। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आरोपित दाब कितना होगा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे बल कितना बता दिया गया है, बल यानी कि भार कितना बता दिया गया है 1200 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना बताया गया है, क्षेत्रफल यहाँ पे बता दिए गए है 4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्षेत्रफल बता दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे भार कितना बताया गया है, यहाँ पे भार बताया गया है 1200 न्यूटन। क्षेत्रफल कितना बताया गया है, क्षेत्रफल बताया गया है 4 वर्ग मीटर, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना बता दिया गया है 4 वर्ग मीटर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आरोपित दाब कितना होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि दाब बराबर क्या होता है। आप सभी लोग मुझे बताएं कि दाब बराबर क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि दाब यानी कि P बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यही होता है ना। आप सभी लोग ने कई बार पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताया भी था। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि F बटे A होता है। F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, F की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है
1200 और ए की वैल्यू कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। तो बस आप 1200 पे आप 4 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300। यहाँ पे कितना आ गया? पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? पी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 300। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इतने से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बताएं। तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। या फिर आप दाब के एसआई को मात्रक को क्या लिख सकते हैं? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। लेकिन दोस्तों पास्कल तो क्वेश्चन पे दिए नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिस पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो कौन से ऑप्शन पे दिए है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि आरोपित दाब यहाँ पे कितना रहेगा? 300 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति 30 सीढ़ियाँ 30 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर ऊंची हो तो आपको बताना है कि यहाँ पे कार्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी रहेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कार्य कितना होगा। तो क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम है। क्वेश्चन पे बता दिया गया है ना। और यहाँ पे समय कितना बता दिया गया है? 30 सेकंड बता दिया है, ठीक है ना। जिसका यहाँ पे कोई रोल तो नहीं रहेगा, यहाँ पे समय कितना बता दिएगा? 30 सेकंड बता दिए गए हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर ऊंची है, और यहाँ पे कितनी सीढ़ी बताई गई है? 30 सीढ़ियाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सीढ़ियों की ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सीढ़ियों की ऊंचाई, यानी कि एच। यहाँ पे कितना आ जाएगा? एच की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 30 × 20। तो यहाँ पे टोटल सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 600 सेंटीमीटर। यहाँ पे टोटल सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 600 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारे मात्रक जो है तो किस पे दिए गए हैं? सारे मात्रक एसआई मात्रक पे दिए गए हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? जो 600 सेंटीमीटर है ना, इसको अपन मीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6 मीटर, ठीक है ना। 600 सेंटीमीटर को यदि अपन मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। तो दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला है? क्वेश्चन पे बोला है कि यहाँ पे कार्य कितना होगा, यानी कि अपने को यहाँ पे W की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं कि कार्य बराबर क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो क्वेश्चन पे बल बताया गया है और ना ही विस्थापन बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन पे जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है या फिर नीचे की ओर जाता है, वहाँ पे हमेशा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। कौन सा त्वरण काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण काम करते हैं। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ जाएगी? W की वैल्यू आ जाएगी mgh आ जाएगी। यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ जाएगी? mgh आ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से m से अपने को क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा, और यहाँ से gh से अपने को क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। यानी कि बल की परिभाषा यहाँ से भी अपने को प्राप्त हो गई, ठीक है ना। बल बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। बल भार वही होता है, बल इंटू विस्थापन हो गया। विस्थापन यहाँ पे कितना आ जाएगा? gh आ जाएगा, ठीक है ना। h मैंने आपको बताया था, h यहाँ पे कितना है? h यहाँ पे आया था 600 सेंटीमीटर, जिसे अपन मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया था? 6 मीटर आ गया था। तो बस अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? mgh की वैल्यू को लिख देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि g की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती। कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे W बराबर m की वैल्यू कितनी आई थी? m की वैल्यू आई थी 50, ठीक है ना। g की वैल्यू कितनी आई थी? 9.8, और h की वैल्यू कितनी आई थी? 6 मीटर, इतनी आई थी ना। तो अपन को क्या करना है? इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W की वैल्यू आ जाएगी 2940। इतने आ गए ना। W की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? W की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2940। अब आप सभी लोग मुझे बताएं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2940 जूल। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य
किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। उसकी प्रतिध्वनि जो है 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो तो आपको बताना है कि चट्टान एवं मनुष्य के बीच की दूरी क्या होगी, अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि की चाल कितनी बताई गई है, यहाँ पे ध्वनि की चाल बताई गई है 346 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, और प्रतिध्वनि का समय कितना बताया गया है, यहाँ पे प्रतिध्वनि का समय बता दिया गया है, प्रतिध्वनि का समय कितना बता दिया गया है, 5 सेकंड यहाँ पे बता दिया गया है। और ध्वनि की चाल कितनी बता दी गई है, ध्वनि की यहाँ पे चाल बता दी गई है 346 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे ध्वनि की चाल बता दी गई है। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रही है, चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन पे क्या बोला है, चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी क्या होगी, अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दूरी, यहाँ पे दूरी ही ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। इसे आपने कई बार पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों जब ध्वनि वाला केस आता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, दूरी तो अपन यहाँ पे निकालेंगे लेकिन इसका आधा कर देंगे। ठीक है ना, ध्वनि वाले केस पे अपन क्या करते हैं, जो भी अपन दूरी निकालते हैं ना, उसका आधा कर देते हैं, तब अपने को स्पष्ट दूरी प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चाल कितनी आई है, चाल यहाँ पे है 346 और समय कितना है 5 सेकंड। तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चट्टान एवं मनुष्य के बीच की दूरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना है 346, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इतना आ गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1730/2। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1730/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 865 मीटर। यानी कि चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी आ जाएगी 865 मीटर आ जाएगी। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, जिन परमाणुओं के बाह्य कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं वह रासायनिक रूप से किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जो कि दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे कोई परमाणु है, उसकी बाह्यतम कक्षा पे यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको बता दूं, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा। इसी तरह से यदि उसके बाह्यतम कोश पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इस तरह से वो रासायनिक रूप से किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करता है, अक्रिय प्रभाव प्रदर्शित करता है। किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करता है, अक्रिय प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा। आप सिंपल से समझ लीजिए, जिस परमाणु के बाह्य कोश पे 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बताना है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का यहाँ पे योग हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया रहेगी, योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पे रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे एक बताई गई अभिक्रिया, आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जिस पे क्या बताया गया है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, ये किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं MgSO4 प्लस CO का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो CO है ना, CO की जगह यहाँ पे किसका रिप्लेस हो रहा है, CO की जगह यहाँ पे Mg का रिप्लेस हो रहा है, यानी कि CO की जगह कौन आ रहा है, Mg आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया रहेगी, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहेगी।
तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, पेट्रोलियम गैस में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोलियम गैस होती है ना, उस पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, C1 से लेके C4 तक कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या पे मापी जाती है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, किस संख्या में व्यक्त की जाती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं।